प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट और बहुत मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि अपनी 12th एग्ज़ाम बहुत नियर है, फिर भी जितना अपने से हो सकेगा मैं एक एक यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स या उनके पैरेलल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। फिर भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो पहली यूनिट है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, फ़ोन लगा करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, क्यों करेक्ट होगा, उसको अपन थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। ठीक है, इन बिहेवियर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं ओटी, और इसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, वन वर्ड्स भी हैं और मैच द पेयर्स भी हैं। उनको सबको एक एक धीरे से अपन एक्सप्लेन करते जाते हैं। देखिए, आपने यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑब्जेक्टिव, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर। मतलब आर डिस्टेंस पर क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये अपन लोगों को बताना है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, Q बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से 1/r स्क्वायर यानी ये वाला जो है प्रोपोर्शनल साइन सही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर टूवर्ड्स इट्स सेंटर। देखिए, यहाँ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, रिमेन सेम रहता है या रिमेन जीरो रहता है, ये अपने को थोड़ा सा बताना है। स्फीयर टूवर्ड्स इट्स सेंटर यानी मेटेलिक उसके जो जो सरफेस से अपन कहाँ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो आप लोगों ने गाउस का एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, है ना। होलो स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि स्फीयर के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जीरो रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो रहता है। ठीक है, लेकिन अपन जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, अपन जा रहे हैं सरफेस से सेंटर की तरफ। सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो है, तो आपको चौथा ऑप्शन इसमें लिखना पड़ेगा, रिमेन्स जीरो। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, यहाँ इन्होंने होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के बारे में बात नहीं की है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें तो होलो स्फीयर बताया हुआ है। तो होलो स्फीयर में क्या है कि चार्ज सरफेस पर रहता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहता है। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो सरफेस से सेंटर की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और होलो स्फीयर अगर है तो सब जगह रिमेन्स जीरो, आपको एब्सेंस जो है वो इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। भैया कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन के से डिनोटेट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यू अपने इसको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि वैक्यूम या एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 1, तो यहाँ आंसर आपका 1 हो जाएगा। मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, वाटर के लिए 81 या 80 आ जाए वो होता है। ऐसे 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे, बट एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहेगा, तो यहाँ आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E at the equatorial position of an electric dipole depend on distance r as। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम दो पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन में और एक हम पढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन में।
दोनों की अगर अपन बात करें, दोनों की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 की जगह मैं कांस्टेंट k लिख देता हूँ, और 2p/r3 ये फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो फार्मूला होता है 1/4πε0 की जगह मैं कांस्टेंट k लिख देता हूँ, और यहाँ होता है p/r3। आप अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों ही पोजीशन में ध्यान रखना है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो r³ डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल p आता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, और एक्सियल पोजीशन में 2p आता है। तो आप इजीली इसका पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से डिस्टेंस के साथ एक्सियल पोजीशन में जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होता है, या आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शंस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, देखिएगा अगला ऑप्शंस क्या है। तब तक जहाँ तक संभव है मैं इरेज कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, ताकि हम अगला पढ़ सकें, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन इज। 22 लोगों, आपको सभी को पता है कि मिनिमम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव होता है, और इसको फंडामेंटल चार्ज भी अपन बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल चार्ज है वो तो चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ तो ये इजी ऑप्शंस है, आप यहाँ ऑप्शंस लगा सकते हैं। इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, और ये मिनिमम किसी भी बॉडी के ऊपर ये मिनिमम इतना चार्ज होगा। अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, और अगर वो प्लस चार्ज है तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, ठीक है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q। F यहाँ फोर्स है, Q चार्ज है, तो F को मेजर करते हैं हम लोग न्यूटन में, और चार्ज को मेजर करते हैं हम लोग कूलाम में। तो न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। जो यहाँ ऑप्शंस बता रहा है आपका, वो ऑप्शंस है आपका तीसरा। लेकिन ध्यान रखना, एक फार्मूला और पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है -dV/dx या V/x। V या पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम वोल्ट में लेते हैं, और डिस्टेंस है यहाँ पे L या जो x है वो डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है। ये चीज़ भी आप लोग जो है वो याद रखेंगे। तो एक तो न्यूटन पर कूलम, अगर यहाँ गिवन ऑप्शंस को देखें तो उसमें आंसर आएगा आपका न्यूटन पर कूलम। और अगर कभी ये ना आते हुए कहीं वोल्ट पर मीटर भी आ जाता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात करता है। तो आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, फाई = होता है EDS cos थीटा। EDS cos थीटा, cos थीटा को हटा दें हम, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहेंगे तो E = हो जाएगा φ/dx। तो यहाँ आप इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी आपको एक यूनिट मिलेगी, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। अगले क्वेश्चन को आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए अपन इस प्रकार से उसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली रहता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नॉर्मली होने के कारण जो
एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सो कीप इन माइंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सदैव 90 का एंगल बनता है। वो आप एक और फार्मूले से निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स होता है, तो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स होता है। इक्विपोटेंशियल पर डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ये जो डी वी है चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहता है, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो रहता है। और दो वेक्टर क्वांटिटी यानी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी प्राप्त होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा, ठीक। तो हमेशा 90 का एंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय, तो आप लोग सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से अगर फोर्स निकालोगे तो इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला ही आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ध्यान रहे फोर्स पूछा जाएगा तो क्यू ई, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो एफ अपॉन क्यू, यहाँ दिमाग में रखेंगे आप, है ना। इसमें ऑप्शंस नहीं है, एफ अपॉन क्यू आपको लेके आना होगा। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपसे वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है तो 1 आएगा, वाटर का अगर पूछा जाएगा तो लगभग 81 आएगा, और अगर मेटल का पूछा जाता है तो इनफाइनाइट आएगा। सी ऑप्शन से यहाँ पर भी जा रहा है, बहुत सारे इसमें सी ऑप्शन के ही आंसर हैं। देखो अगला भी आ रहा है, ये भी सी आंसर के हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, मैंने बताया मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, और एयर के लिए जो होता है वो 1 होता है, एयर और वैक्यूम के लिए, और वाटर के लिए होता है वो 80 होता है। कहीं कहीं 81 भी आया हुआ है, तो अगर 81 आए तो आप 81 लिख देना, और अगर 80 आता है तो फिर आप 80 लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस विल बी। भैया देखो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये स्पेरिकल कैपेसिटर या स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है। अगर यहाँ से अपन R निकालते हैं तो ये होगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और C अगर अपन रख देते हैं 1 फैरड, ठीक है, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर रेडियस का स्फीयर चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको किलोमीटर में करूंगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा, इसमें भी सी वाला 10 टू द पावर 3, और ये सी वाला ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप 3 पावर यहाँ आ रहा है, अपना जो आंसर आ रहा है ये, इसको मैं आगे यहाँ उठा रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 6 पावर आ रही है उस पर, किलोमीटर में 6 पावर आएगी किलोमीटर में, तो 3 को अपन यहाँ कर दो और इंटू 10 किलोमीटर कर दो, तो 9000 किलोमीटर। अर्थात अगर सॉरी थोड़ा सा ये माइक्रो फैरड की बात हुई है, तो मुझे यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ। अगर 1 कूलम्ब चार्ज की बात होती तो बात अलग होती, अब ये चूँकि 1 माइक्रो फैरड की बात हो रही है, इसलिए एक बार फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। मैं एक बार इसको पहले सॉल्व कर दूं, फिर आप रिजरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो 1 माइक्रो फैरड की बात की गई है, 1 माइक्रो फैरड, यानी सी इज इक्वल टू आपको 1 माइक्रो फैरड रखना है, सी इज इक्वल टू। एक बार फिर से बता दूं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, तो मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए बेटा, इसमें क्या है, C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू एक स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, अदरवाइज आप किसी भी के लिए भी ले सकते हो। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है
वो होता है C इज इक्वल टू 4πε0r। और अगर मैं r यहाँ से निकालता हूँ तो ये C/4πε0r हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। और जो कैपेसिटेंस है वो आपका है, ध्यान से देखो यहाँ 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10⁻⁻6। तो ऑब्वियसली 9 इंटू 10⁻³ बचेगा। 9 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये हो गया आपका 900 किलोमीटर। अर्थात आपको एक इतना बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसको आप 1 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो आपको कितना बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसकी रेडियस 9000 किलोमीटर की होगी। तो ऑप्शन इसमें रहेगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस each are combined to get total capacitance of 6 farad। कितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, कितने की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उनका रिजल्टेंट हम 6 माइक्रोफेरेड कर सकें। तो मेरे अनुसार तो तीन कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। और उसको हम कैसे जोड़ेंगे वो भी देख लीजिए आप। 2 कैपेसिटर को हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में और एक कैपेसिटर को इनके साथ जोड़ देंगे पैरेलल, ऐसा। ठीक है, तो सीरीज में फार्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, है ना। अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 वैल्यू रख दूंगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, अगर इसको काटते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा। और अगर C को, ये वाले C को अपन ऊपर लेके चलते हैं तो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अर्थात इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट ये 2 माइक्रोफेरेड है, रिजल्टेंट है ये 4 माइक्रोफेरेड के, बट इनका रिजल्टेंट सीरीज में जोड़ने पर 2 आएगा। और इसको अगर इसके साथ पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो एक हो जाएगा आपका, इन दोनों ऊपर वाले दोनों का रिजल्टेंट आया 2 माइक्रोफेरेड और ये वाले का हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा 6। अर्थात 2 कैपेसिटर आपको सीरीज में जोड़ना होंगे और एक कैपेसिटर उनके पैरेलल जोड़ेंगे तो हमें जो है इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा कितना, 6 माइक्रोफेरेड। तो 3 माइक्रोफेरेड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर, अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये आप लोग ध्यान रखना किसी भी चीज़ को लेकर के कि कभी आपसे इस प्रकार से कोई अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी प्री बोर्ड में आया था जिसका रिजल्टेंट कैपेसिटी 4.5 पूछ रहे थे वो, और 3 माइक्रोफेरेड के वो कैपेसिटर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस बात को नहीं कर पाए, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करें, उनके लिए आपको फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप लोगों को परेशानी महसूस होती है तो इसको भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस में होता है, जिसको मैं बता चुका हूँ, इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। और वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वेक्टर आर स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स एक नंबर है, नंबर जो है वो आपका स्केलर होता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, है ना, दोनों ही एक प्रकार से देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स हैं, तो नंबर जो रहता है वो हमेशा आपका स्केलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला निकालना, मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ। आपको V इज इक्वल टू होता है W/Q। मैंने आपको 4 डायमेंशन फार्मूला याद करने के लिए कहा था, उसमें जो वर्क होता है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2। और चार्ज का फार्मूला, चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए अपन लेते हैं A और टाइम के लिए अपन लेते हैं T। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा mL2T, इसको ऊपर ले जाएंगे T-3
और A-1, ये है आपका ML2T-3 A-2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि ये तो अपन ने कई बार जो है कह सकते हैं कि मेजर किया हुआ है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। इसको हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं डायमेंशन फार्मूले को, तो आपको ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं अपन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, वो देखिए। In an electric dipole, charges plus q minus q are situated at a distance 2l. The dipole moment of the dipole will be, भैया पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। P = होता है Q × 2l। ध्यान रहे यहाँ 2l कहा गया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। अगर यहाँ पे ये 2l की जगह अगर l होता तो यहाँ Q × 2l करोगे। और कभी इसकी यूनिट पूछी जाए तो चार्ज को मेजर करते हैं कुलाम में और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी कुलाम × मीटर। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में यहाँ पे रखना है। फिर ये कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर। देखो भैया यहाँ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको लगाना है। Q = होता है NE, और अगर N निकालना चाहते हो तो Q/E, और Q है 1 कूलम और जो E आपका है ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, E यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले भी अपन कई बार सॉल्व कर चुके हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो करिएगा। आंसर आपका आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से रिमूव करने होंगे, हटाना होंगे। और अगर आप किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हो तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको उस बॉडी को देना होंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज का है तो यहाँ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज की बात होगी, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस पर कम होंगे, तब जाकर के उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कह देते तो इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ अधिक होंगे, तब जाकर के उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो आएगा। ओके, तो यहाँ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आपको इस्तेमाल करना है, उसकी मदद से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। भैया केमिस्ट्री में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है इसलिए सामान्य तौर पर आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अगर बात हुई है तो स्पेसिफिक चार्ज को लिखा जाता है E/m। जनरली कभी चार्ज की बात हो तो Q/m लिखा जाता है। Q मीन्स चार्ज, E मीन्स चार्ज और M मीन्स मास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नियरली इक्वल आता है 1.7 × 10⁻11। सॉल्व करके देखिएगा, 11 कूलम पर kg। सो दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए, जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन ने जो खोजा था वो स्पेसिफिक चार्ज ही खोजा था इलेक्ट्रॉन का। बाद में मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट किया, है ना, मिलिकन नामक साइंटिस्ट से। जे थॉमसन ने तो E/m ही खोजा था। E/m की वैल्यू जो मैंने आपको अभी लिख के बताई वो E/m की वैल्यू थी, और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का आया था मिलिकन के द्वारा मिनिमम वो आया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल इज कॉल्ड। ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल होता है, क्या कहते हैं उसको भैया, लिखो यहाँ पे, उसको कहते हैं अपन इक्वो पोटेंशियल सरफेस। इक्वो पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे चार्ज सेम होता है, हम उसको कहते हैं इक्वो पोटेंशियल सरफेस। ओके,
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड एज, भैया अर्थ एक इतना बड़ा कंडक्टर है कि इसको थोड़ा बहुत चार्ज दे भी दिया जाए या इससे थोड़ा बहुत चार्ज ले भी लिया जाए, तब भी इसके पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अर्थ के पोटेंशियल को हमने जीरो एज्यूम इन किया है ना। अर्थ के पोटेंशियल से जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं, और जिस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल यानी जीरो से कम होता है उसको नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एफ। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो ये दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2, एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तब इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? भैया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने कूलॉम्स फोर्स पढ़ा हुआ, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इन्होंने कुछ भी बात नहीं की है, ये सारी चीज आपको कांस्टेंट मान के चलना है, ये सारी चीज। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स कितना होगा। तो अगला मैं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस को ये आधा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को आधा करने के लिए आपको क्या करना है? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाय 4, और 4 को मैं आगे ले लेता हूँ या यहाँ मल्टीपल करके 4 लिख देता हूँ, यहाँ मल्टीपल करके 4। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इसको और इसको कंपेयर करो तो सब चीज़ सेम है, केवल 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो फोर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 गुना, यानी 4F आंसर आ जाएगा इसका। और ध्यान रखना अपने आंसर को टैली करने के लिए कि अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हो तो फोर्स घटेगा। अगर यहाँ मैं डिस्टेंस को डबल कर देता, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस जो फोर्स हो जाता वो F/4 होता है, यहाँ पे F/4, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। ये अपने दिमाग में आपको थोड़ा सा रखना है, तो यह 4 हो जाएगा। अगला है मैच द कॉलम्स, बहुत इजी है, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करें एक एक को। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इधर यूनिट पूछी गई है, इधर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की यूनिट होती है फेरड, तो यहाँ आप लिख दीजिए A, यहाँ पे A, ये फेरड है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू RA/L, हालांकि इसको यहाँ नहीं लेना चाहिए थे, ये दूसरी यूनिट में चला जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम इंटू मीटर बचेगा। देखो इसमें ओम इंटू मीटर कहाँ है, ये रहा, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए B। ठीक है, B ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है? पोटेंशियल की यूनिट वैसे वोल्ट होती है, बट यहाँ इन्होंने वोल्ट ना देते हुए अपन को पोटेंशियल के फार्मूले को लाना पड़ेगा। पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W/Q, वर्क बाय चार्ज। वर्क को मेजर करते हैं जूल में, चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम में, तो जूल पर कूलाम यहाँ आप लिख दीजिए C। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस का मैं कहाँ तब तक मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I, तो ये होना चाहिए यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर है अपने पास यहाँ पर, ये रहा वोल्ट पर एम्पियर, तो यहाँ लिख दीजिए आप D वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि R इज इक्वल टू V/I होता है। ठीक है, और अगला बचा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, E इज इक्वल टू, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं dV/dx को, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, या V/L। तो V वोल्ट है और x डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर भी हमारे पास है, ये रहा। इसको मेजर करेंगे अपन वोल्ट में और डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में,
तो ये हो गया आपका ई। ऐसे आप यहाँ पे कंपेरिजन दोनों को कंपेयर करके पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट जो है वो फाउंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ और फिर 1 वर्ड्स हैं, इन पे आपके आंसर, आप लोगों से इनके आंसर पूछता हूँ या मैं थोड़ा आपको बताता जाऊँगा। यदि आपको समझ में आ जाए ठीक है, अदरवाइज़ मैसेज करें तो मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँगा। ठीक है, चलिए मेरे पास अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 वर्ड्स हैं बेसिकली देखा जाए। इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप लिख दिए हैं लेकिन आपको 1 वर्ड्स में इनके आंसर देना रहेंगे। कैसे अपन आंसर देते हैं आओ इसका पता लगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें अपन लोग समझ सकते हैं। पहला ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बताया हुआ है फंडामेंटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल चार्ज है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन फेरेड कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना। अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर को देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 फेरेड की होती है, 1 फेरेड की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 फेरेड का तात्पर्य है कि हमने एक ऐसे कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिया है जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी सिंपल है, ये आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको याद रखना है V इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में। और एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, तो एक्सियल पोजीशन पे आप याद रखोगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर स्क्वायर। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो डिस्टेंस के क्यूब के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक्सियल पोजीशन में वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। हाँ, कभी आपसे ऐसा भी पूछे कि क्या ये संभव है कि एक ऐसा एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, तब आपको ये बात बताना पड़ेगी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। और कभी इसका उल्टा पूछ लें आपसे कि क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो आप कह सकते हो हाँ ये पॉसिबल है ना। इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के बराबर रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल। इंसुलेटेड मीडियम को अगर हम पोटेंशियल में इंक्लूड करें तो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हमने फार्मूला पढ़ा पोटेंशियल का, मैं यहां लिख देता हूं इसको। ठीक, V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाय R, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इन्वॉल्व होने पर पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होता है। तो अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व किया है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ ओटी मेरे पास थे जो मैंने आपको बताए, इनके पैरेलल ओटी भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप जो है मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने आज आपको एक यूनिट के कह सकते हैं कि ओटी एक्सप्लेन किए हैं, कल मैं देखूंगा कि आपको दूसरी यूनिट के ओटी एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी कोई नया ओटी आपके दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड में ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
लगभग ये पैरेलल रहते हैं, इन्हीं के पैरेलल आप तैयार कर लेंगे तो आप अपने आप को ओटी में तैयार कर सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए सिरे से नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।